नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल का अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सभी आदरणीय भारतीय अवाम से ये विनम्र दरख्वास्त है कि भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने पूरे देश में और अपने सभी 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के मध्य जो है भारतीयता का माहौल लाने के लिए अभी सीमित साधन सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ये कोशिश कर रहा है और इसकी पहुंच हो रही है और देश के कोने कोने से हो रही है। त्रिपुरा से हो रही है, तमिलनाडु से हो रही है, केरल से हो रही है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर इसको होने की आवश्यकता है अभी उतनी जो है आवश्यकता है और जिस तरह की बीमारियों से, जिस तरह की समस्याओं से हमारा देश और हमारा भारतीय समाज ग्रसित है, उस लिहाज से यह जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए अभी पहुँचना बहुत बाकी है। लोगों की जो मानसिक कुंठा है वो पूरी जो है वो जकड़ी हुई है और इस तरह के मानसिक उलझनों में या मानसिक गुलामी में एक कोई गाना था ना, फिल्मी गाना कि तन से तो आज़ाद हम हो गए पर मन से गई ना गुलामी। ये बात सत्य है, कोई फिल्मी गाना है शायद, सच्चा झूठा का कोई है कि तन से तो आज़ाद हम हो गए पर मन से गई ना गुलामी। तो मन की गुलामी है ये मन की गुलामी का ही प्रतीक है कि आज हम अपने समाज के दुश्मनों को और खास करके विखंडनकारी ताकतों को उनको विखंडनकारी ताकत के रूप में न पहचान करके हम उसको जातिवादी चश्मे से देखते हैं कि वो हमारा हितैषी है, हमारा अपना है। इसी तरह से तमाम व्यक्तिगत स्वार्थों के वशीभूत होकर के जो ऐसा कर रहे हैं, तो ये मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा वो प्रमाण है और हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसी तरह की मानसिक गुलामी के चलते जो है अंग्रेजों ने हमको माने फिजिकली और सच्चे रूप में जो है उन्होंने गुलाम बना दिया। तो अब जो है अब तो मैं खैर उस तरह का वक्त नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो है हम मानसिक गुलाम अभी भी हैं। वो जो है देश हित, समाज हित और राष्ट्र हित, इसकी बातें जो है अभी भी हमारे माने जहन में, हमारे दिलो दिमाग में उतना स्थान नहीं दे रही हैं और फिर वही जातिवाद को प्राथमिकता, संप्रदायवाद को प्राथमिकता, भाषावाद को प्राथमिकता और प्रांतवाद को प्राथमिकता के चलते जो है इससे बड़ी कोई गुलामी हो नहीं सकती। तो खैर इसी गुलामी का अंत करने के लिए और सभी को जो है वो भारतीय मंच पर लाने के लिए, मानसिक रूप से लाने के लिए
भारतीय आवाम ताकत दल अभी सीमित साधन से, तो सीमित साधन क्या है, इसी सोशल मीडिया का जो यूट्यूब का वीडियो का माध्यम यही है कि जरिए अभी कोशिश कर रहा है। और चुनाव में उतरने के लिए जो है, चुनाव में उतरना और जो है संगठनात्मक ढांचा पूरे देश में खड़ा करना, ये दो बड़े काम हैं। तो इसके लिए संसाधन के लिए भी संघर्ष चल रहा है और वो भी कामयाब होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसके पहले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, और अच्छा इस संबंध में जो इस कोशिश के संबंध में, इस तरह की कोशिश के संबंध में करीब मैं समझता हूँ कि 12-13 से वीडियो जारी हो चुके हैं और हर एक वीडियो औसतन 1 घंटे से ऊपर का होता है। तो काफी सामग्री है। हमारे भारतीय भाई बहन यदि इसमें लग जाएं और मान लीजिए कोई वृद्ध किस्म के हैं लेकिन उनके बच्चे बड़े जानकार हैं, होशियार हैं और दक्ष हैं, तो उसको जो है जन तक इसको पहुंचा सकते हैं। जन तक इसको देखें, इस पर विचार करें, मंथन करें और इस जज्बे में आए और उस जज्बे के अनुसार जो है ये जिस बात के लिए कटिबद्ध होना है, प्रतिबद्ध होना है और जो है एक होना है, ये सारी बातें जो है वो संगठित हो जाएंगी। लेकिन इसको जन तक पहुंचाना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे तो उनको आर्थिक सहायता के लिए कौन आए, इसका वर्णन जो है एक आध बार किया गया, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो जैसा कि बताया गया है कि इन कांग्रेसियों के लिए जो वित्तीय सहायता के लिए जो फंड की जो व्यवस्था करते थे, जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला। जमुनालाल बजाज जो है अंग्रेजों के पक्के पिट्ठू थे और अंग्रेजों ने उनको मजिस्ट्रेट भी बनवाया था। और जो उस समय के खिताब हुआ करते थे हिंद केसरी या केसरी हिंद, नाइटहुड, सर, राय बहादुर इत्यादि में से कोई उपाधि भी उनको मिली हुई थी। तो उनकी दशा वही थी जो अंग्रेजों के चमचों वाली। और चूंकि कांग्रेस भी उसी माने अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत की सच्चे अर्थों में अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिर थी, दलाल थी और उसकी चमचा थी। तो इन समूह की केमिस्ट्री मैंने मैच कर गई और ये उसके लिए सहायता करते गए। और जो है तो वित्तीय सहायता की व्यवस्था जो है जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला वो ने किया। और इस तरह का भ्रम मैंने कहा ना कि इस देश में कई झूठ परत दर परत माने लेयर बाय लेयर जो फैलाए गए हैं और उन्हीं झूठों के बीच में, उन्हीं फैलाए गए झूठों और अफवाहों के बीच में भारतीय जनता ताकत दल ये इतना बड़ा मैंने दुर्व और हरकुलियन टास्क ये कर रहा है। और उसकी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तमाम झूठों के मध्य ये जो संघर्ष कर रहा है भारतीय जनता ताकत दल, तो उन झूठों में जैसा कि मैंने बताया था कि कुमार विश्वास कह रहा कि भाई एक बार किसी कुमार विश्वास को तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी भाषण में कह रहा था कि बताइए देशभक्त सेठ कौन थे। सेठ माने वही जो माने जो व्यापारी मतलब देशभक्त व्यापारी कौन थे, सेठ कौन थे। तो वो उनके मुंह से निकला था एक भामाशाह जो कि आर्थिक सहायता किए थे हमारे राणा प्रताप के लिए। और दूसरा उसने नाम लिया जमुनालाल बजाज का। लेकिन उस कुमार विश्वास को इतना दम भरता है कि वो भी राष्ट्रवादी है,
उसको यहाँ तक या तो मालूम नहीं है या तो जानबूझकर नाम नहीं लिया। वही हमारे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी का नाम उसने लिया ही नहीं, या तो यानी इस सब ने दबा दिया है। तो उसी से हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से इसको समझें कि किस तरह के वो यथार्थ, वो सच्चाइयाँ जो हमारे इस देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे भारतीय अवाम के लिए कितनी बेशकीमती हैं, उनको इन देश के दुश्मनों ने किस तरह से दबाया और किस तरह का झूठ और अफवाह का शिकार बनाया पूरे जनमानस को। और उसी शिकार का एक नमूना है कुमार विश्वास। और कई लोग हैं तो वो कह रहा है कि देशभक्त जो है, सेठ जो है सिर्फ जो भामाशाह हैं और जमुनालाल बजाज। तो जमुनालाल बजाज की असलियत अभी बताई गई, लेकिन उसके मुंह से मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी का नाम नहीं आया, जो कि आजाद हिंद फौज के लिए उन्होंने वित्तीय सहायता की व्यवस्था की थी। और मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी का नाम इसलिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जहां एक और जमुनालाल बजाज हो, चाहे भामाशाह हो या कोई भी हो, अपने व्यापार का जो लाभांश होता है, जो उनका प्रॉफिट होता है, उसी का एक अंश, उसी का एक पोर्शन, उसी का एक पार्ट ही जो है वो किसी को डोनेशन या वित्तीय सहायता के लिए दिया करते थे। लेकिन उससे उलट, मैंने उससे बिल्कुल विपरीत, हमारे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी ने अपने पूरे व्यापार को ही नष्ट करके, अपने पूरे व्यापार को बेच करके उन्होंने 1 करोड़ रुपया उस समय हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में रख दिया। यह देश को जानना जरूरी है। इस फर्क को पहचानना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय आवामों को पहचानना बहुत जरूरी है कि मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी ने अपना जो पूरा व्यापार को नष्ट करके, और इतना ही नहीं, जब उनसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने माने दुखी होकर के या आश्चर्य होकर कि भाई मरफानी जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपने पूरा व्यापार ही वो खत्म कर दिया, आपके व्यापार का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा। तो उन्होंने उस जज्बात से, उस उदात्त भावना से कहा कि नेताजी अब हमको इस व्यापार की क्या जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है, हम भी आपके इस आजाद हिंद फौज में शामिल होते हैं और एक आजाद हिंद सैनिक बनते हैं। इस असर की देशभक्ति की भावना के आगे ये बस इन सबों को नाम बस जमुनालाल बजाज का, भामाशाह का और घनश्याम दास बिरला का। तो हमारे भारतीय भाई बहन पहचान लेना, लेकिन ये व्यथा यहीं नहीं रुकती है। मोदी महोदय जब, मैं बताना चाहता हूँ, मोदी महोदय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और हमारे सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है 23 जनवरी, और उस अवसर पर बराबर कहा करते थे कि गुजरात का एक गहरा संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज से। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस बात को गौर करें कि मोदी महोदय मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में तो ये तो कहा करते थे कि गुजरात का गहरा संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से है, लेकिन किस आधार पर है ये भी उनको मालूम होगा। वो आधार यही था कि वही गुजरात के व्यापारी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट जिले के धोराजी कस्बे के रहने वाले, जिनका व्यापार रंगून में चलता था, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। 5 अल्फाजों का इनका नाम है, तो थोड़ा सा लंबा नाम है, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। और उसी प्रकार एक सूरत के रहने वाले थे भर्ती अधिकारी, रिक्रूटिंग ऑफिसर, जिन्होंने काफी भारतीयों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करवाया। सूरत के रहने वाले थे, उनका नाम था गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी।
इनका नाम मोदी जी ने जानबूझ करके, एक और तो कह रहे हैं कि गुजरात का बड़ा गहरा संबंध है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज से, और लेकिन किस आधार पर वो गहरा संबंध है उसको मोदी महोदय सिर्फ इसलिए निकल जा रहे हैं, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं कि उनके मन में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के प्रति एक जो है घनीभूत, पर्टिफाइड या डीपली इंट्रेंच्ड एक भावना है। हालांकि उसको मैंने अंग्रेजी में कह दिया, एक घनीभूत जो एक दुर्भावना है उसी का प्रतीक। अब हमारे भारतीय भाई बहन देखिए, भारतीय जनता दल वो मोदी का विरोधी नहीं है, लेकिन हर उसकी जड़ को उखाड़ेगा जो कि अपने पाखंड से जो है हमारे देश की जो समरसता है, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो गंगा जमुनी जो समझ है उसकी जड़ खोदेगा। और खास करके किसी भी समुदाय विशेष से दुर्भावना लेकर के जो है वो जो राजनीति करता है, और उसके मुंह से जब ये निकलता है ऊंचे मन से कि सबका साथ सबका विश्वास, तो समझिए कि ये कितना दुखदाई है इस देश के लिए। हालांकि एक फिल्मी गाना भी है, लेकिन वो फिल्मी गाना भी इनके इस करतूत के आगे फीका पड़ जाता है। वो गाना जो फिल्मी गाना, हालांकि वो गाना लिखने वाले थे हमारे बड़े शायर साहिर लुधियानवी जी, फिल्म इज्जत का, कि जिनके उसे गाना तो ये था कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। और आगे बोलते हैं कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजे समाओं में। वही दशा जो है ये मोदी जी की, कि ये विकास दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है अपने देशवासियों से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से और मोदी महोदय से, बीजेपी वालों से भी कहा है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि अपना विकास भैया आप अपने पास रखिए, हम हैं छोटे आर्थिक हैसियत वाले, हम हैं रेडी पटरी वाले, और छोटे मोटे कारीगर मजदूर, और हम लोग की हैसियत ज्यादा नहीं है आर्थिक। हमको क्या चाहिए? सम्मान। हमको क्या चाहिए? सुकून। तो दो उनकी आवश्यकता है। लेकिन मोदी महोदय के शासनकाल में जरा देखिए, इनका सुकून सम्मान छीनने के लिए एक पूरी फौज लग गई, पूरी ब्रिगेड लग गई है। इसको देखिए ना, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, ये असदुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान, ये हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, जो कि कहते भैया हमको विकास की उतनी जरूरत नहीं है, हमको सुकून चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमको एकता चाहिए। तो ये जो ब्रिगेड है, ये जो फौज है तत्वों की, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ, तौकीर रजा हुआ, शफीकुर रहमान वर्ग हुआ, वामन मेश्रम और राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर रावण, ये सब हमारे जो आम भारतीय भाई बहनों का, गरीब भारतीय भाई बहनों का, ये सब सुकून छीन रहे हैं, उनका सम्मान छीन रहे हैं। वो अभी मोदी महोदय के राज्य के अधीन, मोदी महोदय के राज्य के तत्वाधान में
अब ये जितनी गंभीर बातें ये भारतीय जनता दल उठा रहा है, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। बड़े किस तरह की चर्चा ये टेलीविजन वाले करवाते हैं, या इन दलों के खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस, या कांग्रेस के जो सुपर जो पत्रकार हैं वो, और फिर ये मोदी महोदय के जो भक्त सुपर सालार यूट्यूबर हैं वो, कभी इस तरह के मार्मिक विषयों पर कोई चर्चा नहीं करते। सिर्फ उनके राजनीतिक फायदे के लिए उनके लिए उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हैं। तो देश में संकट जो है माने कम नहीं है इन समूह के रहते। तो ये तो रहा कि बड़े स्तर पर देश में नफरत फैलाना और विघटन पैदा करना समाज में, इस भारतीय समाज के ताने बाने को नष्ट भ्रष्ट करना, ये सब कर रहे हैं। पुष्पेंद्र कुशवाहा उसमें सबसे आगे है। और यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी है। और ये पूरा ये जो ब्रिगेड है, असदुद्दीन ओवैसी, उसका छोटा भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा और शफीकुर रहमान वर्क और बामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण, राजरत्न अंबेडकर और प्रकाश अंबेडकर इत्यादि, और भी तरीकों से जो छुटभैया किस्म के हैं, इसी बीजेपी के, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को किस तरह से संबोधित करके उनको अपमानित करते हैं, उस पर भी रोक आज तक नहीं लगी है। उसके छुटभैया क्या कहते हैं, इनको पंचायत पुत्र कहते हैं। बताइए, मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे भारत के संविधान ने सभी देशवासियों को भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शी है, लेकिन ये संविधान को मानने वाले नहीं। ये इतने देश विरोधी हैं कि आज भी उनको पंचायत पुत्र बोलते हैं। और यही नहीं, क्या क्या मियाँ कटुआ और जिहादी पाकिस्तानी देशद्रोही पता नहीं। और समित पात्रा को जरा देखिए, जब भी डिस्कशन में बैठता है तो किसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का कोई प्रवक्ता उसको सामने दिखाई देगा, 2-4 मिनट के बहस के बाद तो वो उसको पाकिस्तानी बोल देगा, वो उसको जिहादी बोल देगा, ऐसे बोल देगा। लेकिन उसी के बगल में देश का सबसे बड़ा गद्दार जीएनपीसी का प्रवक्ता है, उसके आगे ये हाथ जुड़ेगा। ये स्थिति दिया है मोदी महोदय ने। इस स्थिति को, इस हालातों को, इस तरह के वातावरण को पैदा किया है मोदी महोदय ने, कि उसका समित पात्रा जो है देश की सबसे बड़ी गद्दार जीएनपीसी के प्रवक्ता के आगे वो हाथ जोड़ेगा, और कोई इस्लाम आस्था का जो दिख जाएगा तो उसको तुरंत जो है जिहादी बोलेगा। लेकिन हमने बराबर इस बात को सावधान किया है कि यह समस्या यहीं तक नहीं है। इस्लाम आस्था वाले तबके से जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो इस जीएनपीसी को नहीं छूते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं सिर्फ बीजेपी से टक्कर लेने में। यह उससे भी बड़ा अभिशाप है। आप लोग जानते होंगे ना कि 60-70 सालों तक ये जीएनपीसी सत्ता में कैसे रही। उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में जो जहर भरा गया सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, और क्या कहते हैं उसको, हाँ, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कंप्लीट ब्रेन वॉश किया गया। और ब्रेन वॉश करने वाले वही जो जीएनपीसी के कम्युनिस्टों के एजेंट, जो मुल्ला मौलवी, इनका वो ब्रेन वॉश किए कि चुनाव में तुमको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ बीजेपी को हराना है। एक लाइन का मुद्दा, वन लाइनर इशू, इस तरह से लोकतंत्र चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और हमारे भारतीय भाई बहन इसी लोकतंत्र
की वकालत करते हैं। वो लुटियन जो गैंग है ये पत्रकारों का, वो भी, और जो मोदी भक्त वाले जो है ये यूट्यूबर, ये भी इसी लोकतंत्र की वकालत करते हैं, जिसमें एक अभिशाप ये भी है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ब्रेन वॉश इस कदर किया गया है कि बीजेपी को हराना है। और उनको नहीं बताया गया कि इस देश की उससे भी अधिक अभिशाप जो है ये समाजवादी वाले हैं, आरजेडी वाले हैं, टीएमसी वाले हैं, और कांग्रेस तो सबसे बड़ी गद्दार है। ये नहीं बताया गया। और इसी तरह का लोकतंत्र, इसी तरह के लोकतंत्र की वकालत करता है वो आशुतोष, शर्म आनी चाहिए। और वो कहता है कि यूट्यूब वाले सर लगता है कि ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। वही बता दे, हमारा देश बता दे कि इस तरह क्या इसी तरह के लोकतंत्र की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस तरह का लोकतंत्र जितना जल्दी समाप्त हो जाए इस देश से, इस देश को बहुत राहत मिल जाएगी। ये मोदी महोदय के जो भक्त या अंधभक्त किस्म के जो यूट्यूबर हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं जो है भारतीय जनता दल के इन वीडियोस पर, उससे उनकी मानसिकता नहीं, जिसके वो सिवा सालार हैं, जिसके लिए वो चुनावी माहौल बनाते हैं, उसकी भी मानसिकता का एक अंदाज मिलता है, नमूना मिलता है। तो ये देखा गया कि इनकी जो है एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, और जो है भारतीय जनता दल के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हैं। वो ये कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है कांग्रेस के खिलाफ जो बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी और मोदी के खिलाफ जो बोलते हैं वो गलत है। अब इस संबंध में उनको क्या कहा जाए? ऐसे लोगों को उसके लिए तो एक कहावत पैलेस बनी हुई है कि मीठा मीठा गब गब और कड़वा कड़वा थू। तो ऐसे नहीं चलता है। भारतीय जनता दल जो है एनपीसी को जो सबसे बड़ा गद्दार क्यों कहता है, इसकी तमाम सच्चाई हकीकत वो रख चुका है। ये बीजेपी और मोदी महोदय इस देश के लिए बहुत बड़े अभिशाप बन गए हैं, इसकी भी हकीकत वो रख चुका है। और इतना जाने के बाद भी कोई उसमें पिक एंड चूज करे और जो है वो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू के माने की नीति के आधार पर जो है भारतीय जनता दल के वीडियोस या उसके संदेश की विवेचना करे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस मानसिकता का, किस दृष्टिकोण का ये लोग जो है वो प्रदर्शन करते हैं। कोई बात नहीं, भारतीय जनता दल और मैं जो है इनके वक्तव्यों का विश्लेषण इसलिए करते हैं कि इनकी इस तरह की कितनी खतरनाक मानसिकता की ये लोग हैं ये, और किस तरह के इस तरह की मानसिकता का हमारे देश में जो है वो जो है इस तरह का वातावरण जो है वो बनाए हुए हैं। ये जितने भी हैं, देखिए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, कहने जितने भी मैंने प्रदीप सिंह हैं और ये हरभजन त्रिपाठी, मनीष ठाकुर इत्यादि जो है, ये सिर्फ जो है इनका वर्णन करेंगे सब कि राहुल ऐसे हैं, केजरीवाल ऐसा है, तो ये ऐसा है। अरे भाई, वर्णन करने से क्या होगा? इसी के इलाज के लिए इस देश की आवाम ने मोदी महोदय को कुर्सी पर बिठाया है प्रधानमंत्री के रूप में, तो कार्रवाई और इलाज करने की जिम्मेदारी उसकी है। चूंकि वो निकम्मा और कायर हो गया है, इस दिशा में कुछ नहीं करना, बल्कि इनको पाल करके इनके हौसले को और बढ़ा रहा है, तो उसके इस पाप को ढकने के लिए बस ये शुरू हो जाते हैं, बस वर्णन करते हैं। और तो इसको समझना पड़ेगा कि मोदी महोदय की जो कायरता है, यानी इस देश के दुश्मनों को जो कि यानी समाप्त माने करने के संबंध में, उसी कायरता को, उसी निष्क्रियता को छुपाने के लिए ये जो ब्रिगेड है यूट्यूब वाली,
प्रदीप सिंह इत्यादि जो वाली जो है, तो उनके इसी पाप को छुपाने के लिए बस ये वर्णन करते हैं। तो समझ जाए कि ये भी हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए कितनी खतरनाक बात है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि हमारा मुल्क जो है बड़े आंतरिक खतरों से जूझ रहा है, और हमारा दुश्मन चीन जो है इसी का फायदा उठा रहा है, इसी का फायदा। वो जानता है कि भारत से वो सीधी टक्कर में भारत को वो जीत नहीं सकता। वो जीत सकता है सिर्फ भारत के अंदर उसको कमजोर करके, उसको विखंडित करके। और ये जो ताकतें हैं, कौन? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, जनरल चौकड़ी कागज, और उसके जितने भी सिपह सालार हैं, आशुतोष और रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, उस सहित इस देश को कमजोर करने के लिए। और उसी प्रकार ये जो है मंडली जो है, ये मोदी वाली, जो प्रदीप सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी इत्यादि जो है, वो भी इस समाज को कमजोर करेंगे। एकता की बात कभी नहीं करेंगे कि कैसे हमारा देश वो मजबूत हो। सिर्फ मोदी के पक्ष में माहौल बनाना। तो ये राष्ट्रघाती जो है, इस तरह से जो है वो गतिविधियां चल रही हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल को बहुत बड़ी चिंता है, और ये इस चिंता को अपने सभी भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि यदि इस मुल्क को बचाना है तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और तमाम झूठ जो है ये सब जो है वो फैलाए रहते हैं। इसमें का यानी एक ही चरित्र है कि इस देश का जो सबसे गद्दार जो नेहरू है, जीएनपीसी है, इसको बचा के रखना, और इसको बचाने का जो पाप है उसको ढकने के लिए एक जो है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट से उसको ढकना। ये इनकी रणनीति है। चाहे देश में विखंडन आए, बिखराव आए, एकता टूट जाए, कुछ भी नहीं, बस इसी नीति पर ये काम करना है। एक यूट्यूब पर देखा गया, इस सुधांशु त्रिवेदी से वो कौन है, अदिति त्यागी, जी न्यूज वाली पूछ रही है, उनसे सुधांशु त्रिवेदी से पूछ रही है कि राहुल गांधी के विषय में आप क्या कर रहे हैं। तो वो एक फिल्मी गाना बता रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी महोदय एक फिल्मी गाना बता रहे हैं कि न किसी का आंख का नूर हूं इत्यादि वगैरह। अब सवाल यह है, सुधांशु त्रिवेदी की इस कृति को जरा हमारे भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि वो राहुल गांधी इस देश का अभिशाप है, उस देश का दुश्मन है, इस देश का गद्दार है, और अपने को राष्ट्रवादी बनने का दम भरने वाले ये सुधांशु त्रिवेदी उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और केजरीवाल भी उसी तरह इस देश का दुश्मन है, गद्दार है, उसके भी कसीदे पढ़ रहे थे अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले ये हिमांशु त्रिवेदी महोदय। देख लीजिए ना। तो समस्याओं की जड़ें यानी यहां है, और कभी भी ये हिमांशु त्रिवेदी जो है इस नेहरू को गद्दार नहीं कहा। क्या वो जानता नहीं है कि देश का विभाजन जो है वो किसने किया, किसने करवाया? और देश का विभाजन ही नहीं, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या है। तब भी जो है ये सुधांशु त्रिवेदी के मुंह से आज तक नहीं निकला कि ये नेहरू गद्दार था। कश्मीर पर तमाम बातें होती हैं, इन समूह ने वो कश्मीर फाइल्स तक वो बनवा दिया, क्या कहने, फिल्म। लेकिन नेहरू की गद्दारियों को बराबर ये छुपाते रहे। धारा 370 और 35 से हटाए। वही बताना है ना कि भाई धारा 370 और 35 से तो यही गद्दार नेहरू के पाप का नमूना है। उसको तो कोई भी देशभक्त जो है प्रधानमंत्री या शासक होता 1 मिनट में जो है उसको कर देता।
1 मिनट का काम है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था कि जो जो नेहरू ने जो गद्दारी करके जो कश्मीर को इन हालातों में मिला दिया, उस पर एक शब्द जो है बीजेपी वाले वो बिल्कुल नहीं बोले, उस पर एक शब्द जो है बीजेपी वालों ने नहीं बोला, बल्कि जो 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 पाप नेहरू का था उस पाप के रूप में जो है जो जो कश्मीर की समस्या जो है वो देश जो झेल रहा है, नेहरू के पाप के फलस्वरूप उसको बीजेपी वालों ने और साथ साथ जेएनपीसी वालों ने मिलकर के हिंदू बनाम मुस्लिम वो बना दिया उसको। अब जो कश्मीर की समस्या जो जो नेहरू के पापों का नमूना है, उसको इन बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, जेएनपीसी वालों ने और लोगों ने उसको हिंदू बनाम वो मुस्लिम बना दिया। इस इन मोहनदास करमचंद गांधी, विचार की मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू ने, और वो भी इसमें वो भी शामिल था, माउंटबेटन भी शामिल था। एक तो देश बंटवाया, पाकिस्तान बनवाया, और जो है फिर पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा करने के लिए ये नेहरू जो है क्या मंसूबा कि ये जो है वो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में जाके मिल जाए, ये साजिश कर रहा था ये नेहरू। तो इन सच्चाइयों को ये सब दबा के रखे हैं और उसको किसी न किसी तरीके से इस देश में विखंडन पैदा करने के लिए हमेशा जो है उसको हिंदू बनाम मुस्लिम कर ही देते हैं। और ये अभिशाप दंश यहीं तक सीमित नहीं है। जितने भी प्रवक्ता इस्लाम आस्था से जिनको ही बुलाते, पता नहीं क्यों बुलाते हैं इनको, और अब धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है कि इन्हीं को क्यों बुलाते हैं। वो जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जितने भी प्रवक्ता आते हैं, अंसार रजा आता है, शोएब जमई आता है, साजिद रशीदी आता है, और कौन कौन आता है, जो है वो भी जो है कश्मीरी समस्या को हिंदू बनाम मुस्लिम ही मानते हैं उसको। अंसार रजा पूछता है कि हाँ अब ये बीजेपी डेट बताए कि कब जो है कश्मीरी पंडितों को जो है वो वापस बुला रही है और बसा रही है। समस्या ये है, दोनों के दोनों जो है देश के गद्दारों की रक्षा करना है। यानी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तबके के जितने भी प्रवक्ता भी, बीजेपी वाले भी, आरएसएस वाले भी और जेएनपीसी वाले। समस्या यहाँ है। एक मैं बहस देख रहा था कॉलेजियम सिस्टम पर, तो उसमें उस बहस में कुछ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिसेस भी थे। कोई अंसारी करके थे, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे एस.एन. धिंगरा भी थे, और उसमें सरदाना भी थे, इस प्रकार और लोग भी थे, विजय सरदाना इत्यादि। तो उसमें दो पक्ष, हाँ ये बहस करवा रहा था ये संदीप चौधरी न्यूज़ 24 का, और टॉपिक रखा था कि कॉलेजियम सिस्टम या इससे कोई बेहतर, और जजों का जज कौन, वो ये टॉपिक था उसका। सवाल इस बात का है कि हायर जुडिशरी में जस्टिसेस का नियुक्ति की बात को लेकर के इस तरह से जो जीएनपीसी करती आई है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग व्यवस्था की कॉलेजियम वाली, और अब कॉलेजियम पर आक्रमण हो रहा है कि वो पारदर्शी नहीं है, ये इत्यादि जो भी ओपेक है, और पक्षपात होता है, भाई भतीजावाद होता है, जो भी है। तो जो कॉलेजियम के पक्ष में बोल रहे थे कि भाई कॉलेजियम के पक्ष में कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वक्तव्य भी, जिसमें कि आर एम लोढ़ा और टी.एस. ठाकुर ये सब हुए हैं चीफ जस्टिस। तो बोले भाई कि विकल्प
विकल्प के अभाव में, माने विकल्प प्रस्तुत न करके कॉलेजियम पर आक्रमण करना जो है वो ठीक नहीं है। उनका पहले अच्छा विकल्प, इससे बेहतर विकल्प दीजिए, तब बात करिए, तब आलोचना करिए इस पर, वो कॉलेजियम पर। और कॉलेजियम की आलोचना करने वाले कह रहे थे कि भाई ये पारदर्शी नहीं है, इसमें पक्षपात चलता है, भाई भतीजावाद चलता है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये 100 परिवारों का नाम मिला है कि वही, यानी वो सन 1950 से लेकर अब तक उन्हीं के चाचा, उन्हीं के भतीजे, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के रिश्तेदार जी इसमें पहुंच रहे हैं। और किसी ने जो है 100 परिवारों का वो नाम गिना है। उसमें एक जस्टिस थे एस एन धिंगरा, तो कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ये बताया कि आखिर जो है कि उसने कहा कि किस अधिकार से उसने ये अधिकार ये पैदा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उसका स्थान जो है भारत के संविधान से भी ऊंचा है। ये सवाल जो है एस एन धिंगरा साहब जो रिटायर्ड जस्टिस थे यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के, वो कर रहे थे। तो देखिए ऐसा है कि ये कोई अपने को संविधान से ऊपर कहता है, कोई अपने को देश के ऊपर कहता है, कोई और इंडिया इज इंदिरा भी कहता है। तो हम इस तरह की बातें आती हैं, और वही परकुलेशन यहाँ भी देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कैसे जो है वो कॉलेजियम पर फैसला देकर कहता है कि यही कानून है। इसमें 2-3 बातें भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि कानून बनाने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की नहीं है। इस कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है संसद की है। विधायिका जो विधायिका बना, जो 3 अंग है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कानून बनाने का माने एकाधिकार क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव राइट, वो एकाधिकार जो है सिर्फ संसद का है, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है। ये सभी को जो है जान लेना चाहिए। इसमें बस एक ही चीज है कि एक कहीं पर शायद प्रावधान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी कानून की तरह काम करते हैं। ये होता है, इसकी भी मान्यता है, लेकिन वो तभी तक यानी कानून की तरह जो है वो काम करते हैं जब तक कि संसद उस पर कानून न बना दे। और इसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने का भी अधिकार जो है वो संसद को है, जो कि राजीव गांधी ने साहबानों के केस में किया था। तो ये इसकी वस्तु स्थिति सबको समझने की जरूरत है। और जो कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब कहते हैं वो भी सही है कि कॉलेजियम की व्यवस्था जो है वो एलाइन है, एलियन है। मैंने उसके लिए एक बाहरी है तत्व है भारतीय संविधान के। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो उसने शायद 5 जजों की बेंच या 7 जजों की बेंच में फैसला दिया वो कानून है, तो गलत है। जब उस पर एक कानून जो गलत इसलिए है कि जब तक इस पर कोई कानून नहीं बना था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उस पर संसद ने एक कानून बना दिया, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट की मिसशिप जरा देखिए, खुराफात जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो संसद जो कानून बनाती है, और लोग बताते हैं कि काफी जो है सर्वसम्मति थी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लगभग सर्वसम्मति थी, मतलब कि यूनियनिटी थी, यूनियनमस से ये दोनों सदनों से पारित हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और भारत की 21 जो है विधानसभाओं ने भी इसको अनुमोदित किया। इतना परिश्रम करके ये जब NJC बना, तो वही सुप्रीम कोर्ट जो संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को खारिज करती है
और कहते हैं कि हमने जो किया है वो ये कानून है। ये सरासर जो है संविधान का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है कभी भी कानून नहीं होता है। वो तात्कालिक जो है कानून का काम कर सकता है जब तक कि संसद कोई कानून न बनाए। तो इसकी सुप्रीम कोर्ट की दुष्टता जरा देखिए ना, कि जब संसद ने कानून बनाया तो उसको खारिज किया, और खारिज करके फिर कार्य करने कि हमने जो फैसला दिया है वो कानून। तो इस पर कोई भी नहीं बोल रहा था। कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून की तरह कुछ तात्कालिक या कुछ समय के लिए, यानी एडॉकिज्म, कुछ समय के लिए वो काम कर सकता है। लेकिन जब उस पर संसद ने कानून बना दिया तो फिर वो कॉलेजियम सिस्टम अपने आप वो चला गया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की दुष्टता जरा देखिए, क्योंकि संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को खारिज करता है और अपने फैसले को कहता है कि ये कानून हो गया। तो शायद किसी ने जो है शायद इस नजरिए से इसका विश्लेषण नहीं किया कि भारतीय जनता दल को तकलीफ इसी बात की है कि इस नजरिए से सब देखते नहीं हैं। तो तमाम तरह की बातें वहां पर जो है वो उभर गई। तो वो जो है कुछ लोग कह रहे थे कि मान लीजिए भाई यदि कॉलेजियम नहीं है तो फिर ये हंसी उड़ा रहा था संदीप चौधरी, तो कार्यपालिका के हाथों में आ जाएगा। अरे बेवकूफ संदीप चौधरी, कार्यपालिका के हाथों में कैसे आ जाएगा जी? एनजेसी जो है वो उसमें कार्यपालिका है। अरे उसमें उस एनजेसी की जो व्यवस्था है उसका जो मुखिया है उसको जो हेड करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही है। एनजेसी जो है इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दो और जो है और उसमें 2 सीनियर जस्टिसेस भी हैं, 3 है उसमें। और जो है भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक वो कानून मंत्री है, और दो सदस्य ऐसे हैं जिसमें कि एक महिला रहेगी और एक जो है वो शायद वो अनुसूचित जाति के रहेंगे, जो कि जो है वो माने शायद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है और चीफ जस्टिस उसको एक चीफ जस्टिस और एक प्रधानमंत्री उसको नॉमिनेट करेंगे। कैसी बात बोलते हो कि ये पूरी कार्यपालिका के अधीन आ जाएगा? सब इतने झूठ बोलते हैं जो संदीप चौधरी वगैरह। तो वो कार्यपालिका के अधीन वाली बात है ही नहीं। तो खैर मान लीजिए इसके झूठ को ही एक क्षण के लिए मान लीजिए संदीप चौधरी जैसा बोला था कि ये कार्यपालिका आ जाएगी तो लेफ्टिस्ट वाले अपना भर देंगे, राइटिस्ट वाले अपना भर देंगे, और जो है ये वो जैसे सीबीआई और सीबीसी और चुनाव आयोग है उसी तरह से बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरह का कुतर्क है। और ये इस तरह का कुतर्क जो है संदीप चौधरी जैसे क्या कहते हैं कि जो पत्रकार तो है भी नहीं, यानी गलत बात बोलने वाला जो है बोलने वाला संदीप चौधरी ही बोल सकता है। तो दोनों ओर से कहा एक ओर से कहा जा रहा है भाई कि ये जो है कॉलेजियम में न तो पारदर्शिता है न और इसमें जो है भाई भतीजावाद पक्षपात की बातें तमाम, और ये बातें जो है जो जस्टिस एस एन धिंगरा ने उसमें वो बताया था। और फिर जो है और उनका कि मैं नाम गिना सकता हूँ, 100 परिवार ही है, उसी परिवार के जच्चे बच्चे जो है और मैंने पोता पोती और भाई भतीजा जो है इसमें चले आ रहे हैं। और मैंने ये कॉलेजियम सिस्टम की देन है। तो लेकिन भारतीय जनता दल ने एक जो कानूनी स्थिति बताई कि भाई कानून बनाने की का एक्सक्लूसिव राइट माने कि एकमात्र अधिकार जो है संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का काम है जो है कानून की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना। उसके फैसले कुछ तात्कालिक रूप में कुछ समय के लिए कानून का भी काम करते हैं, लेकिन जब उस पर संसद कानून बना दे तो फिर उनका फैसला जो है वो जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय को भी जो है वो मानना चाहिए, जानना चाहिए। और ये बहुत बड़ी खुराफात किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने, एनजेसी को खारिज करके और कहता है कि इसी को मानिए जो है वो मैंने कॉलेजियम को। तो जितनी भी बातें वहां पर बताई गई कि जितनी बातें बताई गई वहां पर कि कॉलेजियम रहेगा तो ये समस्या आ जाएगी, कॉलेजियम में नहीं रहेगा तो ये समस्या आ जाएगी। लेकिन कोई जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है जिसको कि अभी भारतीय जनता दल बताएगा, उसकी बात कोई नहीं कर रहा था। ये सारी समस्या इससे है कि उच्च पदों पर बैठे हुए या सामान्य रूप से समस्या इसलिए आती है कि प्रश्न नियत का है, मंशा का है। आपकी नियत साफ है और मुल्क परस्त है और सिस्टम के प्रति है, तो कोई भी सिस्टम हो, चाहे कॉलेजियम हो चाहे कोई भी सिस्टम हो, अच्छे व्यक्ति ही आएंगे। आपकी नियत में खोट है, आपकी मंशा में खोट है, कोई भी सिस्टम आप बना दीजिए, वो जो है अच्छे सदस्य, अच्छे व्यक्ति जो है, अच्छे मेंबर उसमें आ नहीं सकते। इस चीज को हमेशा समझिए। इसीलिए जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था, 26 नवंबर किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, तो उसके समापन दिवस पर यानी जो है उसके वो एंडिंग सेशन पर जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी जो कंक्लूडिंग स्पीच थी और प्रेसिडेंशियल जो स्पीच थी, उसका सार यही था। सार उनका वो ये कह रहे थे जो कि इसके पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनकी भी स्पीच थी। उन्होंने एक बात बताई थी उसमें कि भाई हमको तो इस बात का गर्व है कि हम सभी ने जो है ये विश्व का जो है विश्व का एक श्रेष्ठतम संविधान बनाया है। क्यों? उन्होंने बताया कि जो धारा 32 है, ये तमाम कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है, जो है वो कानून को खारिज करने का बिल्कुल अधिकार है जी। जो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को निर्बाध पावर दिया गया था, ये चीज पे स्पष्ट करनी है। सुप्रीमेसी जो है सुप्रीम कोर्ट की है, और जो है और सॉवरेंटी जो है वो संसद की है, लेकिन सुप्रीमेसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीमेसी क्यों है कि कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई कार्यपालिका की, कोई भी कार्रवाई जो है संसद की, और कोई भी कार्रवाई खुद न्यायपालिका की, तीनों की, उसके समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है संविधान के द्वारा। और वो धारा है 32, जुडिशियल रिव्यू, ब्रह्मास्त्र है उसके पास। इसीलिए सुप्रीमेसी जो है, सर्वोच्चता जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। कुछ लोग बोलते हैं तमाम कि इसने कानून बना दिया, कि क्यों खारिज कर दिया, और उसी सुप्रीमेसी का, उसी जुडिशियल रिव्यू का इसने दुरुपयोग किया, इसने सुप्रीम कोर्ट ने। वो अच्छे काम के लिए है। धारा 32 जो है, जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, हालांकि उसको छीनने के लिए वो इस पावर को छीनने के लिए इंदिरा गांधी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। तो जब तक धारा 32 है जुडिशियल रिव्यू का, तब तक सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी रहेगी और होना भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका दुरुपयोग किया कि वो एनजेसी जो कानून बना हुआ था संसद का, जो खारिज करके अपने फैसले को बोला कि ये कानून है, गलत है ये। तो हाँ, तो बाबा साहब ये कह रहे थे
कि हमने जो धारा 32 जो कि जुडिशियल रिव्यू है, या इसको दो नाम है इसके, मैंने संवैधानिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, सॉरी वो मैंने न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक उपचार, दो नाम है इसके, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और जुडिशियल रिव्यू। वो कौन है? धारा 32 है। तो बाबा साहब कह रहे थे कि ये धारा 32 जो डाला गया हमारे संविधान में, इसके आधार पर हम दावा कर सकते हैं कि हमने विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक संविधान बनाया था। ये उनका कहना था। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने अध्यक्षीय और जो है कंक्लूडिंग स्पीच में ये कहा था कि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हमने बहुत अच्छा संविधान बनाया या कम अच्छा संविधान बनाया। महान आत्मा हमेशा यही करती है, कभी भी श्रेय लेने की बात नहीं करती, कभी भी श्रेय लेने की दौड़ भी नहीं लगाती है। तमगा लूटने का तो ये जो राजनीतिक पार्टियां ये लगाती हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिल्कुल साफ कहा कि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हमने बहुत अच्छा संविधान बनाया या बनाया। और लेकिन उन्होंने इसके आगे ये कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि हमने बहुत अच्छा संविधान बनाया या कम अच्छा संविधान बनाया। मुद्दा असल ये है कि ये संविधान किन हाथों में पड़ेगा। उन्होंने आगे समझाया कि मान लीजिए कि हमने कम ही अच्छा संविधान बनाया और अच्छे हाथों में पड़ा तो इस संविधान को, इस देश की व्यवस्था को, इस देश को बहुत अच्छे तरीके से ले जाएंगे। और हमने कितना भी अच्छा संविधान हमने बना दिया हो, गलत हाथों में पड़ा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। वही दशा इस देश के संविधान की हो रही है। अब चूंकि ये एपिसोड लंबा हो रहा है, आगे बताएंगे। उस दुष्ट इंदिरा गांधी ने इस संविधान के साथ क्या क्या खुराफात किया, शायद पूरा देश को मालूम नहीं है। उसने एक 42वां वो संशोधन करवाया। इस गद्दार इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन करवाया। और संविधान के जो जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि जो 42वां संशोधन है, इट इज द मिनी रिकास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिकास्ट मतलब होता है जिसे घर में छोटा मोटा तोड़फोड़, वो करवाया। और इसमें 125 तक जो है वो संशोधन हो चुके। अमेरिका को आजाद हुए 3.5 साल से ऊपर हो रहे हैं। उसमें वहां के संविधान में संशोधनों की संख्या, अमेंडमेंट्स की संख्या 100 तक भी नहीं पहुंची है। और इसको आजाद हुए मुश्किल से 70-72 साल हुए, 125 पहुंच गई। और किस तरह से संविधान के प्रावधान को तोड़ा मरोड़ा, जजेस की वरीयता का उल्लंघन करके अपने मन माफी का चीफ जस्टिस बनवाए इसे इंदिरा गांधी। तो तमाम इसके उदाहरण है। तो इस संविधान के साथ जो है इस जेपीसी ने बहुत खिलवाड़ किया और जो संविधान के आदर्शों को हमेशा कुचला। तो उसी पर चेतावनी दिया था हमारे राजेंद्र प्रसाद ने कि ये संविधान किन हाथों में पड़ने वाला है। तो फिर सवाल वही आ जाता है कि कितनी भी अच्छी व्यवस्था बनाई है, उससे कोई मतलब नहीं होता, कैसे लोगों के हाथों में पड़ने वाला है। कैसे लोगों से मतलब कि किस नियत के लोग। भारतीय जनता पार्टी बराबर कहता है कि जो चुनाव होता है, जनता जो है, अब जनता पात्र लोगों को ही चुने। कौन पात्र? जो कि सच्चे अर्थों में वो देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, सच्चे अर्थों में वो समर्पित हो, सच्चे अर्थों में वो कर्तव्यनिष्ठ हो, सच्चे अर्थों में वो चरित्रवान। जब तक जनता ऐसे लोगों को नहीं चुनेगी, साफ मनसा वालों को नहीं चुनेगी, तो ये वातावरण जो है वो शुद्ध नहीं होगा। नियत खोट वाले हमेशा जो है घोर स्वार्थी वाले, घोर तिकड़मे वाले, अपराधी वाले जब इस सिस्टम पर छाए रहेंगे तो उसी का परकुलेशन चाहे जुडिशियरी हो,
चाहे कॉलेजियम हो, उसकी काली छाया जो है वो पड़ती रहेगी। मनसा की बात। अब चूंकि ये एपिसोड वो लंबा होने वाला है, नहीं तो बताएंगे। साफ मनसा हो तो किसी जुडिशरी की आवश्यकता नहीं है, साफ मनसा हो तो किसी पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं है, न्याय मिलता है। राजा हरिश्चंद्र जो है किस तरह से न्याय उन्होंने दिया है, जहांगीर ने किस तरह से न्याय दिया है, ये मैं आगे वो बताऊंगा। लेकिन जब मैं जो है वो राजा माने सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र ने किस तरह से न्याय, एक कहानी भी आती है उसके इसमें किस तरह से न्याय दिया, किस तरह से जहांगीर ने न्याय दिया। न तो उसमें जुडिशियरी थी, न तो कोई संविधान था, न तो संसद थी, लेकिन न्याय कहते किसको हैं, इस तरह से न्याय उन लोगों ने किया। लेकिन इसमें भी एक हुआ, कहने वाले हरिश्चंद्र के न्याय देने की बात तो कहेंगे, जहांगीर के न्याय को दबा देंगे, या कोई जहांगीर के न्याय की बात करेगा, लेकिन हमारे वो हरिश्चंद्र के न्याय को दबा देगा। यहां भी एक लोचा है। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि साझी सोच, साझी संस्कृति और साझी समझ और साझा सम्मान, इसको मजबूत करना है। और पुष्पेंद्र कुशरेष्ठ के मंसूबों को नष्ट भ्रष्ट करना है, उसको करना। पुष्पेंद्र कुशरेष्ठ जो है हमेशा जो हमारे देश में जो इतनी आवश्यकता है भाईचारा की, उसका उपहास करता है, उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि ये भाईचारा क्या होता है, वो भाईचारा बन गए और हम चारा हो गए। बताइए, इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब का वो मजाक उड़ाता है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, आप कदापि मत भूलिए, हमारे देश की जो मुख्य तत्व है यही साझी सोच, साझी संस्कृति और साझी समझ और साझी विरासत, साझा इतिहास, साझा विश्वास। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।